ये समाज की जो स्थितियां हैं मैं उससे आपको वाकिफ करा रहा हूं। अब जो अपराध के बारे में मैंने आपको बताया कि इरादा जो रहता है भैया वो पुलिस को साबित करना पड़ता है, और सरकारी वकील को इरादा साबित करना पड़ेगा, इंटेंशन। कैसे? तथ्यों के आधार पर और सरकमस्टेंस के आधार पर, एक्ट के आधार पर, कृत्य के आधार पर। इंटेंशन को प्रूफ करना पड़ेगा, उसको संभावना के अनुसार माना नहीं जा सकता। इंटेंशन को प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग बहुत क्लियर कर लेना अपने आप को। यदि कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना जरूर, क्योंकि आप यदि मुझसे स्पष्टीकरण पूछेंगे तो हो सकता है मेरे को नई चीज समझ में आ जाए तो मैं आपको बता पाऊं। तो इंटेंशन को पुलिस प्रोसिक्यूटर के माध्यम से या गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर के माध्यम से, चार्जशीट में जो तथ्य हैं उनके माध्यम से बताना पड़ेगा। वैसे साधारण तौर पर जो समाज में फरियादी का जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पुलिस प्रोसिक्यूटर, जैसे पुलिस प्रोसिक्यूटर रहते हैं ना, पीपी, फिर डीपीओ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, जिनको सेक्शन 24 पुरानी सीआरपीसी के सब सेक्शन 7 में किसी विशेष केस में सेशन कोर्ट में लड़ने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो उसको अब की बार इन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया और कुछ चिन्हित केसों में उनको सेशन कोर्ट को लड़ने के लिए दे दिया। जबकि धारा 24 में और धारा 25 सीआरपीसी में गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो उसकी नॉलेज के आधार पर होना चाहिए कि वो वास्तव में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वास्तव में वो समाज को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट तो अपने आप में एक माध्यम है किसी को नियुक्त करने की, ठीक है ना। तो उसके लिए सेशन जज को जितने भी नाम आते हैं तो इसमें स्क्रूटनी करनी चाहिए। स्क्रूटनी करने के बाद उसके हिसाब से गोपनीय नाम भेजना चाहिए, उसके बाद नियुक्ति होनी चाहिए। परंतु अब देखने में आया है कि पॉलिटिकल प्रेशर से होता है, जिससे बहुत अच्छे सरकारी वकील कंपैरिजन ये मानते हैं कि नहीं मिलता है, पर इनकी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रूटनी मतलब होता है छानबीन, मतलब ये पता करना कि ये आदमी ने कितने केस लड़े, उन केसों में नतीजे क्या निकले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर मतलब जीपी जो रहता है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय को सामने लाना, उसको सजा कराने का इंटेंशन सरकारी वकील का होना नहीं चाहिए। अब उसकी कंपैरिजन में जो कुतर्क होते हैं वो ये कहते हैं कि डिफेंस काउंसिल भी बता दे कि इसने अपराध किया है कि नहीं किया, तो दोनों में अंतर होता है। उसकी प्रिविलेज टॉक है एक्यूज्ड के साथ और आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो प्रिविलेज टॉक का मतलब मालूम है? किसी ने सुना है प्रिविलेज टॉक? जो क्लाइंट और हमारे बीच में बात होती है उसे प्रिविलेज टॉक कहते हैं, गुप्त बात जिसको सरकारी एजेंसियां हमसे नहीं पूछ सकती। ये स्पेशल प्रोटेक्शन है वकील को, इसे प्रिविलेज टॉक कहते हैं। प्रिविलेज टॉक आप लिखते नहीं है, लिखते लिख लो प्रिविलेज टॉक, मेरे को देखते रहते हो, मेरी दाढ़ी अच्छी है। प्रिविलेज टॉक, प्रिविलेज टॉक में कि घटना के बारे में वास्तव में क्या घटना हुई है और हमारा क्या डिफेंस है, तो ये बताने के लिए प्रिविलेज टॉक के बारे में किसी को बताने के लिए हम बाध्य नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, सेक्शन 5 मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। यदि फैक्ट्स गलत हो गए, बता दिए जाते हैं, ये साहब इसने जानबूझकर मारा जबकि उसने ऐसा किया ही नहीं था, तो पुलिस ने डिजाइन कर दिया, इंटेंशन बता दिया, नॉलेज बता दी, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है जिसमें गलत तथ्य बताए गए हैं जबकि किसी व्यक्ति के द्वारा वो किया गया काम
सही नीयत से किया है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। ये आपको समझ में नहीं आया मैडम, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ना, इसलिए आपका मन कहीं और चला गया था घूमने फिरने। कहाँ गया था? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये बताओ कि मैंने ये बताया कि किसी कोई घटना हुई, उसको पुलिस ने इंटेंशन बता दी है, मतलब कि ये इसने जानबूझकर करी, और इन्वेस्टिगेशन में उसको डिजाइन कर दिया। डिजाइन कैसे करा? आपका नाम क्या है? प्रिया को आपका नाम? निशा। थोड़ा जोर की बोला कर। प्रिया ने एक रिपोर्ट करी कि निशा ने मुझे थप्पड़ मारा, और वरुण ने और प्रिया ने देखा, हो गया। जबकि निशा को ये पता ही नहीं था मैंने थप्पड़ मारा। जयस्तंभ चौराहे की घटना बता दी कि मैं वहां से जा रही थी, निशा ने मेरे से, हमारी पुरानी रंजिश थी, अब रंजिश क्या थी ये भी नहीं बताया, निशा ने थप्पड़ मारा। और मेरे गवाह कौन है? प्रिया और वरुण। प्रिया रहती है विकास नगर, वरुण रहता है पंजाबी मोहल्ले में। टाइमिंग 5 बजे आप घर जा रही हैं जब, ठीक है ना। तो पुलिस ने आपका बयान ले लिया, FIR लिख ली, और मेरा बयान ले लिया, और इसका बयान ले लिया, क्योंकि निशा को डिफेंस में बोलने का अधिकार ही नहीं है अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन में। हमारी तरफ से कोई एविडेंस तो ली नहीं जाएगी, अदरवाइज सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन का आधार ना बताएं, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, आपने इन्फॉर्मेशन दी, क्या दी? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस ने उसको किया कंफर्म, किससे? मुझसे और प्रिया से। तो ये उसके बाद और फॉर्मेलिटीज करके चालान पेश कर दिए। तो इंटेंशन को क्या कर दिया, ना तो उसने मारा, न इसका इंटेंशन था, न इसका कुछ था, परंतु आपने एक झूठी रिपोर्ट करी बिना गलत इंटेंशन से, और पुलिस ने उसको डिजाइन कर दिया 2 गवाहों से, और चालान पेश कर दिया। अब पुलिस जज साहब के सामने फाइल गई, जज साहब ने चार्ज लगाया 323, 294, 506 का लगा दिया। उस समय आपको डिफेंस के कागजात पेश करने की इजाजत नहीं है, ये कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये सब चीजें मैटर ऑफ एविडेंस हैं, साक्ष्य के आधार पर निर्धारित होगा, हमें आपको कागजों के आधार पर डिस्चार्ज क्यों कर दें? नहीं करते ना, ऐसा होता है जिन्होंने प्रैक्टिकल वकालत की है, ठीक है। अब इन्होंने, तुमने भी ठोक के बयान दे दिए और हम दोनों ने भी ठोक के बयान दे दिए। अब जज साहब का ये मन आया कि 323, 294, 506 का केस है, इसमें मैंने पहले समझाया था कि आपके पास पहले तो मटेरियल क्वेश्चंस होने चाहिए। मटेरियल क्वेश्चन ये होने चाहिए कि घटना झूठी कैसी है, उसकी क्वेश्चन आपके अंदर आपको पैदा करने पड़ेंगे, वो हर आदमी अपने दिमाग से पैदा कर सकता। एक स्मार्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से होता है, उससे ये पूछना चाहिए कि आपने एविडेंस कलेक्ट नहीं करी, क्रिएट करी। कलेक्ट करना कैसे ना, इकट्ठी करना, और एक एविडेंस होती है क्रिएट करना, कि आपने क्रिएट ऐसे कर दी कि इसकी तरफ से झूठी रिपोर्ट लिख ली, और मेरे और प्रिया के बयान ले लिए, और चालान पेश कर दिया। जज साहब ने जजमेंट में कहा कि मटेरियल ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वो कैसे? महत्वपूर्ण विरोधाभास या इम्प्रूवमेंट्स आए जो नहीं आए। इम्प्रूवमेंट से मतलब जो FIR और 161 के बयान में आपने लिखाए थे, उसमें थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है, पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। अब 323, 294, 506 के केस में इसने धक्का दे दिया, चांटा मार दिया, गाली दे दी, जान से मारने की धमकी दे दी, चोट के लिए मेडिकल की जरूरत नहीं है 323 में, धक्का दे दिया, ये भी 323 है, तो बचाओगे कैसे? जज साहब ने कहा कि दोनों गवाहों ने
अभियोजन तथा साक्ष्य का पूर्ण समर्थन किया। डिफेंस कूट परीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए जो मुख्य परीक्षण को गलत साबित करते हो, और आपको 500 रुपए के जुर्माने 6 महीने की सजा पे छोड़ दिए। आप समझ में आई? समझ में आई? क्या समझ में आया? अब इसका डिफेंस बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, डिफेंस बनाने के लिए कि जिस समय घटना थी उस समय निशा को ये बताना पड़ेगा, निशा नाम है, ये बताना पड़ेगा कि साहब जिस समय ये घटना बता रहे हैं उस समय तो मैं कोर्ट में फलाने केस में थी। यहाँ के गवाह बताने पड़ेंगे, और जैसे इसकी नॉलेज में आएगा कि ये केस कायम हुआ है तत्काल इसको एक आवेदन देना चाहिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को। केस खत्म करें ना करें पर अपना डिफेंस शुरू हो जाएगा। फिर ये बताना पड़ेगा कि 2 जने मेरे साथ गवाह ये हैं जो यहाँ पे खड़े थे। अब जो 2 गवाह हैं वो घर के नहीं होने चाहिए सामान्य तौर पे, वो गवाह ऐसे होने चाहिए, 2 वकील भी हो सकते हैं, एक आध क्लाइंट भी हो सकता है जिसकी गवाही है, एक आध बाबू भी हो सकता है, क्योंकि जज साहब तो बयान देने जाएंगे नहीं, उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि वो गवाह बनते नहीं है। तो या तो बाबू बन जाएगा या चपरासी बन जाएगा गवाह, और ज्यादा से ज्यादा कोई वकील साहब यदि आपके गुटफेद के हुए तो बन जाएंगे। अब वकील साहब नए हैं तो हो सकता है कि उनकी वजन कम हो, क्योंकि अभी उनको अपनी इमेज बनानी है। तो इसके लिए हो सकता है कि अच्छा सीनियर एडवोकेट हो जिसकी समाज में ये मान के चलते हो कि वो अपने कर्मों के द्वारा, कार्य के द्वारा इज्जत बना पाया। जैसे बहुत से लोगों को जानते हैं, प्रशांत सिसोदिया जी को जानते हैं, रामपाल जी को जानते हैं। यदि इन लोगों के सामने कोई बात होगी तो वेटेज थोड़ी ज्यादा होगा। तो उसके पीछे रीजन है रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी वो है जिसकी छवि अच्छी हो समाज में, और जिसके बारे में ये मान लिया जाता है कि ये आदमी गलत तो नहीं कह रहा। ये प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन, झूठ तो कोई भी बोल सकता है, पर ये प्रिजम्पशन है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। 323, 294, 506 भी जो सबसे कठिन होता है बचाना, जिसको 302 से भी ज्यादा कठिन अपराध है बचाना, क्योंकि 302 में तो चोटें सब चीजें साबित करनी पड़ेंगी। मगर 323, 294, 506 भी में वकील साहब, जज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है भाई साहब आपको करना क्या है, छोटा सा केस है, थाने पे जमानत हो जाएगी, कोर्ट से जमानत हो जाएगी, पर जब गवाही अपन केस लड़ते हैं तब समझ में आती है कि भैया प्रश्न क्या पूछे। प्रश्न ही नहीं बनते। अब प्रश्न नहीं बनते तो उसके लिए मैंने क्या पूछा, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, कैसे बचे, कैसे बच सकते हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा। महाभारत 5 शब्दों पर आधारित थी। किंतु ने और परंतु ने महाभारत करा दी। किंतु मैं नहीं दूंगा, किंतु मुझे दे दो, परंतु मैं नहीं दूंगा। क्यों, कब और कैसे का जवाब तो महाभारत में नहीं मिला। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, प्रॉपर्टी की लड़ाई तो थी, और काय की लड़ाई थी। आज तक अपन को मॉरल नैतिकता ये समझाई जाती है कि संपत्ति का विवाद के पीछे पीछे हट जाओ। वो 5 गांव देने को तैयार नहीं हुआ, उन्होंने लड़ाई लड़ ली। मैं एक छोटी सी बात, तो अपन को कैसे चलना है, किंतु और परंतु, ये 5 शब्द लिखो। किंतु और परंतु से घटना होती है, घटना का जन्म होता है, लिखो ना, लिख क्यों नहीं रहा। किंतु और परंतु से घटना का जन्म होता है। किंतु और परंतु 2 शब्दों को डिफाइन करना है आप लोगों को, जब अगला अपन क्लास लेंगे तब। किंतु और परंतु, किंतु का मतलब हमें क्यों मिले, परंतु का मतलब हम क्यों दें, इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ लेना। फिर इसको क्यों, कब और कैसे इसको सुलझाया जा सकता था, क्यों सुलझाया जा सकता था, कैसे सुलझाया जा सकता था, कब सुलझाया जा सकता था, इसकी सीरियलिटी आगे पीछे हो सकती है। क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूं तो सीरियलिटी मेरे दिमाग में हो सकता है ना बैठे हो। कैसे, कब और क्यों सुलझाना चाहिए था।
ठीक है ना? है? एक मिनट, एक फोन आया। तो केस की, छोटे से केस की तैयारी शुरू करनी है ना? अब मैंने आपको कल बताया था, पर्सनालिटी डिसऑर्डर बता दिया था। इसके बाद इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, इम्पल्स IMPULSE, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, जो आवेग और नियंत्रण, आवेग आवेग IMPULSE कंट्रोल CONTROL डिसऑर्डर। अचानक हिंसा, गाली गलौज, आवेग होता है ना, गुस्सा आ जाता है एकदम, बिना सोचे समझे संपत्ति को नुकसान, क्षण भर में निर्णय लेना, क्षण भर में निर्णय ले लेना कि मेरे को इस पे गुस्सा आ गया है, क्लाइंट ने आके कहा कि 5,000 वापस दे दो, तो ऐसा करके आज मेरे को क्लास यहीं क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक जजमेंट है केस का, तो अपन अगले वर्किंग डे पे करेंगे।